जय हिंद। मैं विकी कुमार आपका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट पर। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा 12th क्लास चल रहा है। 12th क्लास के अंदर आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समस्या शास्त्र चल रहा है और उसका फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। जो फर्स्ट पार्ट था हमारा चैप्टर फर्स्ट का, उसे हमने कंप्लीट कर लिया है। जिनका नहीं हुआ है, आइकन बटन है उसमें शो कर रहा होगा, आप जाकर के देख सकते हैं, क्योंकि अगर वो चीज़ आपको क्लियर नहीं होगी तो आगे की चीज़ समझने में आपको दिक्कत आ सकती है। तो पहले वो वीडियो देख करके बेसिक चीज़ों को कंप्लीट कर ले एंड देन पार्ट सेकंड में आए तो आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है ना। तो आज हम जो सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, कहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं? विकास स्टडी पॉइंट पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो समय ज़्यादा गवाते ना हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका डेप्रिसिएशन, यानी कि आपका मूल्यह्रास। अब मूल्यह्रास के बारे में हमने पार्ट 1 के अंदर थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन जान ली थी। अब पार्ट सेकंड के अंदर इसको हम और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, परिभाषा समझते हैं क्या है। ठीक है, क्या कह रहा है? मूल्यह्रास का अभिप्राय स्थिर परिसंपत्तियों के उपयोग के कारण उनके मूल्य में होने वाली किससे है? हानि से है। क्या? मूल्यह्रास का अभिप्राय हो गया जो हमारी स्थिर परिसंपत्तियां होती है। स्थिर परिसंपत्तियों का मतलब हो गया हमारी फिक्स असेट्स, उसका जब हम उपयोग करते हैं तो उसके मूल्य में क्या जाती है? समय के अनुसार गिरावट होने लगती है, वैल्यू उसकी डिक्रीज होने लग जाती है, यानी उसके मूल्य में हानि होती है। और इसी हानि को हम क्या कहते हैं? मूल्यह्रास। इन इंग्लिश, डेप्रिसिएशन रेफर्स टू द लॉस इन वैल्यू ड्यू टू द यूज ऑफ फिक्स असेट्स। पॉइंट नोट करने वाली आपकी ये चीज है, फिक्स असेट्स, यानी जो हमारी स्थिर परिसंपत्तियां हम जैसे जैसे उसको इस्तेमाल करते जाएंगे, यूज करते जाएंगे, उसकी वैल्यू में डिक्रीमेंट आना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक फोन लेकर आया आज 12,000 रुपए का। अब मैं उसको आज से स्टार्ट करना, मतलब यूज करना शुरू कर दिया मैंने। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया। क्या 3 महीने बाद जब मैं उसे रीसेल करूंगा 12,000 में बिकेगा? नहीं बिकेगा ना। 12,000 से 11,000, 11,500 के आसपास बिकेगा, या 10,000 भी हो सकता है। तो 12,000 से जो 10,000 हुआ तो 2,000 का क्या हुआ? यहाँ पर लॉस हो रहा है मुझे। वो लॉस ही मेरा क्या है? डेप्रिसिएशन है। और किस में हुआ लॉस? मेरी फिक्स असेट्स में, यानी कि मेरे मोबाइल फोन में। और ये मेरी स्थिर परिसंपत्तियां हैं, और स्थिर परिसंपत्तियां वो होती हैं जिनकी वैल्यू हाई होती है, पहली। दूसरी चीज, ये मूवेबल, कुछ चीजें हैं जो मूवेबल होती हैं, जैसे कि फोन हो गया, कार हो गया, बाइक हो गया, ये मूवेबल, हम एक जगह से उस जगह ले जा सकती हैं। कुछ चीजें होती हैं जो इरिमूवेबल होती है, मतलब वो मूव नहीं कर सकती। जैसे कि आपका बिल्डिंग हो गया, आपका लैंड हो गया, वो एक ही जगह रहेगा। ठीक है, लेकिन खास बात यह है कि लैंड में कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता। लैंड की वैल्यू हमेशा बढ़ती ही है, लेकिन बिल्डिंग में डेप्रिसिएशन लग सकता है, उसमें जितनी भी चीजें इस्तेमाल की गई है उन चीजों में। ठीक है ना। तो ये था हमारा डेप्रिसिएशन का डेफिनेशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि किसी भी परिसंपत्ति का मूल्यह्रास किस वजह से होता है? तो उसके निम्नलिखित कारण है। कौन से कारण है, आइए समझते हैं। सबसे पहला, सामान्य टूट फूट, नॉर्मल वियर एंड टियर। मैं फोन लाया और फोन लाने के बाद अच्छे से यूज कर रहा था शाम तक, सडनली टेबल से हाथ लगा फोन पर और फोन जमीन पर, और क्या हो गया? डिस्प्ले टूट गया। डिस्प्ले के टूटने के साथ ही उसकी वैल्यू 12,000 से डायरेक्ट 11,000 समथिंग हो गई, जितना भी डिस्प्ले का वैल्यू रहा होगा। तो पहला कारण क्या हुआ? सामान्य टूट फूट, कि हमारी कोई भी फिक्स असेट्स है उसमें कोई नॉर्मल वियर एंड टियर हो जाता है तो उसकी वजह से भी उसकी वैल्यू में डिक्रीमेंट आ जाता है, लॉस होने लग जाता है, मतलब उसकी वैल्यू कम होनी शुरू हो जाती है। फिर होता है आकस्मिक हानि, यानी एक्सीडेंटल लॉस। अब कोई बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, मतलब हमें पता नहीं होता कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन सडनली ऐसा कुछ हो जाता है। तो ऐसे एक्सीडेंटल लॉस की वजह से भी क्या होता है? हमारी फिक्स एसेट्स की वैल्यू में कमी आ जाती है, उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। तो ये था हमारा सामान्य टूट-फूट, आकस्मिक हानि। फिर आपका आता है प्रत्याशित अप्रचलन, यानी कि एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। अब एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसिस क्या होता है? सबसे पहले तकनीक में परिवर्तन। पहला तो हमें समझ लें कि सामान्य टूट फूट हो गया या कोई एक्सीडेंटल लॉस हो गया तो इसकी वजह से भी उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है। फिर आपका बता रहा है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। अब एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का मतलब हो गया जिसकी हमें पता है कि इन फ्यूचर में ऐसी चीजें हो सकती हैं, और अगर ऐसी चीजें ऐसी होती हैं तो डेफिनेटली हमारे फिक्स एसेट की वैल्यू में कमी आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं फोन लाया और फोन की क्वालिटी ऐसी थी कि वो 16 मेगापिक्सल का कैमरा था। ठीक है, और 4 GB की रैम थी। ठीक है, 16 मेगापिक्सल का कैमरा, 4 GB रैम थी और अच्छी खासी क्वालिटी की थी। डिस्प्ले भी बढ़िया था, लगभग 6 इंच का था।
अब उसी रेंज में एक नए फीचर्स के साथ रैम 6 GB हो गया और 20 मेगापिक्सल का कैमरा हो गया। फोन मेरा वही का वही था, उसमें कुछ नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एक नई टेक्नोलॉजी के आने की वजह से इसकी वैल्यू में कमी आ गई। तो इसको कहते हैं हम प्रत्याशित अप्रचलन, जिसमें फर्स्ट पार्ट आ गया आपका तकनीक में परिवर्तन, चेंज इन टेक्निक्स। सेकंड आता है आपका मांग में परिवर्तन। अब बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना जो डिमांड की वजह से भी उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है ना। अब जैसे कि मान के चलिए पहले, बहुत समय पहले, अगर मैं 2010 की बात करूं, उससे पहले की भी बात करूं, तो जो हमारे घर में टीवी हुआ करती थी, पीछे कोबर जैसे निकला रहता था, डब्बे जैसा होता था। कई लोगों के पास कलरफुल होता था, कई लोगों के पास ब्लैक एंड व्हाइट रहता था। तो ब्लैक एंड व्हाइट की जगह कलरफुल ने ले ली, कोबर उसका भी है, लेकिन क्या हुआ, ब्लैक एंड व्हाइट की जगह कलरफुल ने ले ली। फिर कलरफुल से क्या आ गया, LCD आ गया। अब LCD के बाद आपका LED आ गया, OLED आ गया, SLED आ गया, ना जाने कितनी वैरायटी आ गई। तो इससे क्या हुआ, मांग में परिवर्तन आया, क्योंकि अब कौन ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर देखना चाहता है, हर किसी को हाई क्वालिटी और कलरफुल चीजें चाहिए, क्योंकि कलरफुल जीवन में जब रंग ना हो ना तो रंगहीन हो जाती है जिंदगी, और जब जिंदगी रंगहीन हो जाती है ना तो जीने का मजा नहीं आता। उसी प्रकार से जब पिक्चर की क्वालिटी टीवी के अंदर अच्छी ना आ रही हो, कलरफुल ना हो रहा हो, देखने का मजा नहीं आता। इसी वजह से क्या हुआ, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की जो डिमांड है डिक्रीज हो गई और कलरफुल टीवी की डिमांड इंक्रीज हो गई। तो कलरफुल की मांग बढ़ने से ऑटोमेटिक ब्लैक एंड व्हाइट की मांग में कमी आ गई और उसकी वजह से उसकी वैल्यू में कमी आई, क्योंकि जब लोग उसको खरीद ही नहीं रहे तो वो जो बंदा ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बेच रहा है वो ज्यादा वैल्यू बढ़ा करके कैसे बेच सकता है। तो उसको ऑटोमेटिक उस टीवी की वैल्यू को कम करना पड़ेगा, और जब वैल्यू कम करेगा तो हो सकता है कि जो मतलब रंगीन टीवी को खरीद नहीं सकते, कैपेसिटी जिनकी नहीं है, वो ऑब्वियस सी बात है ब्लैक एंड व्हाइट ही खरीदेंगे। और खास बात उनके लिए ये रहती है कि वो पहले के मुकाबले उनको सस्ती मिल जाती है। तो ये भी हो गया आपका प्रत्याशित अप्रचलन के अंदर दो चीजें, चेंज इन टेक्निक एंड चेंज इन डिमांड। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। फिर आपका आगे आता है अप्रत्याशित अप्रचलन, यानी कि अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसी। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसी तुम समझ में आ गई, इसको हमें पता होता है भविष्य में ऐसा हो सकता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है इसके बारे में हमें पता नहीं होता, वो कभी भी हो सकती है। ये डिपेंड करती है नेचर पर, हमारे ऊपर नहीं। अभी क्या होती है, डेफिनेशन से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये प्राकृतिक आपदाओं और आर्थिक मंदी के कारण उत्पन्न होता है। कोई भी प्राकृतिक आपदा आ गई, अब प्राकृतिक आपदा में क्या हो सकता है, आपका बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, ठीक है, भूकंप आ गया। तो इन सब चीजों की वजह से भी जो असेट्स होती हैं उनकी वैल्यू में डिक्रीमेंट होता है, वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। अब डिक्रीज हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है उस पर डेप्रिसिएशन लग गया, तभी तो वैल्यू डिक्रीज हुई ना। अब नोट करने वाली बात यहाँ पर क्या है, ये चीज ध्यान देना, अप्रत्याशित अप्रचलन को मूल्यह्रास में शामिल नहीं किया जाता। पॉइंट वाली बात क्या है, अभी तक हमने जो पढ़ा मूल्यह्रास के अंदर, ये पढ़ा कि मूल्यह्रास सामान्य टूट फूट हो गया, आकस्मिक यानी एक्सीडेंटल लॉस हो गया। फिर दूसरा था हमारा एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसी यानी कि प्रत्याशित अप्रचलन, जिसके अंदर टू टाइप से थे, टेक्निक और आपका डिमांड। तो इनमें कुछ भी बदलाव होता है तो डेप्रिसिएशन के अंदर काउंट किया जाता है, लेकिन जो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसी होता है, अप्रत्याशित अप्रचलन, इसको डेप्रिसिएशन में काउंट नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि इसे हम पूंजीगत हानि मानते हैं। अब बहुत सारे स्टॉक मेरी कंपनी के फैक्ट्री है, गोदाम है, बहुत सारे स्टॉक मैंने रखा था कि आगे चल करके मैं इसे बेचूंगा, बट क्या होगा, सडनली बाढ़ आ गई, उस बाढ़ की वजह से जो मेरा स्टॉक पड़ा था उसमें पानी घुस गया और वो सारा का सारा खराब हो गया। तो उसमें मेरा डेप्रिसिएशन नहीं लगा, उसमें क्या हुआ, मेरा कैपिटल लॉस हुआ। मेरा मतलब जितना भी स्टॉक था, जितनी पूंजी का भी स्टॉक था, वो पूरा का पूरा बर्बाद हो गया, एक ही बार में खत्म हो गया। और डेप्रिसिएशन में क्या होता है, वो धीरे धीरे, जैसे दीमक किसी चीज को धीरे धीरे खाता है ना, डेप्रिसिएशन भी हमारे परिसंपत्तियों को धीरे धीरे खाता जाता है, इसलिए उसकी वैल्यू घटती चली जाती है। लेकिन जो बाढ़ है, जो आग लग जाती है, भूकंप आ जाता है, वो एक ही बार में सब कुछ तबाह कर देता है, वो वक्त नहीं लगाता। इसी वजह से इसको अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसी कहा जाता है, अप्रत्याशित अप्रचलन कहा जाता है, और इसीलिए इसको डेप्रिसिएशन में शामिल नहीं किया जाता है, इसे पूंजीगत हानि माना जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा डेप्रिसिएशन, और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, निवेश के बारे में बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। निवेश में थोड़ी सी चीजें मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में पढ़ा दिया था,
पार्ट सेकंड में इसको और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन जानते हैं। एक लेखा वर्ष के दौरान पूंजी के स्टॉक में होने वाली वृद्धि को निवेश कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है, ये इसकी डेफिनेशन है, ध्यान से सुनना। क्या बोल रहा है, एक लेखा वर्ष के दौरान। अब ये लेखा वर्ष क्या होता है भैया, अकाउंटिंग ईयर किसे कहते हैं? तो अकाउंटिंग ईयर हमारे इंडिया के अंदर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च को खत्म होता है। जैसे कैलेंडर ईयर तो ना जनवरी 1 को शुरू हुआ, 31 दिसंबर को खत्म हो गया, ये पूरा हमारा कैलेंडर ही हुआ। वैसे ही जितने भी हमारे फाइनेंशियल ईयर होते हैं या हमारे देश के अंदर जितनी भी चीजें चलती है, जो अकाउंट क्लोज होता है ना हमारे भारत के अंदर, वो हर साल के 31 मार्च को क्लोज होता है और स्टार्ट कब होता है, 1 अप्रैल। जैसे मान लिया जाए 1 अप्रैल 2021 को शुरू हुआ तो 31 मार्च 2022 को खत्म हो जाएगा। तो इस दौरान के जो पीरियड है ना, इसी को हम अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं, एक लेखा वर्ष कहते हैं। ठीक है, अब इसके इस साल के दौरान पूंजी के स्टॉक में होने वाली वृद्धि, अब पूंजी का जो स्टॉक है उसमें जो चेंज आ रहा है ना, उसी की वृद्धि को हम निवेश कह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और इसे क्या कहा जाता है, पूंजी निर्माण कहते हैं। पूंजी निर्माण क्यों कहते हैं, इन्वेस्टमेंट है यार, इन्वेस्टमेंट मैंने लगाया है तो वहां पे जो मेरा कैपिटल है वो फॉर्मेट होगा ही होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है पैसा कमाना, जितना लगाया उससे ज्यादा और आना। तो ये आपके एक तरीके से सिंपल भाषा में निवेश हो गया। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं कि मान लीजिए एक कंपनी है। ठीक है, अब एक कंपनी के स्टार्टिंग में यानी कि 1 अप्रैल 2021 को 10 मशीनरी थी। ठीक है, 10 मशीनरी थी। अब जैसे जैसे इसका प्रोडक्शन बढ़ा, सेल बढ़ी, प्रॉफिट बढ़ा, इसने सोचा कि जब मेरी सेल बढ़ी, प्रॉफिट बढ़ रहा है तो मैं और मशीन लगाता हूँ। अब इसने अक्टूबर 2021 को 2 मशीनें और खरीद ली। तो अब कितनी होगी इसकी, अब ये होगी इसके पास 12 मशीनें हो गई। ठीक है, फिर 31 मार्च आते आते अगले साल इसने सोचा अभी भी मेरी वृद्धि हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है, 2 मशीनें और खरीद लेता हूँ। तो अब कितनी होगी, तो 31 मार्च तक आते आते इसके पास हो गई टोटल 14। स्टार्टिंग में कितनी थी, 10, और आखिर में कितनी हो गई, 14। अंतर कितने का है, तो अंतर है यहाँ पर 4 का। तो ये 4 है ना, ये 4 ही हमारे क्या है, वृद्धि हो रही है, हमारी इन्वेस्टमेंट में वृद्धि हो रही है। और इसी वृद्धि को क्या कहा जा रहा है, निवेश कहा जा रहा है, इन्वेस्टमेंट कहा जा रहा है। इज दैट क्लियर? और इससे क्या हुआ, मेरा कैपिटल फॉर्मेट हुआ, मेरी पूंजी का निर्माण हुआ। 10 मशीनों ने जितना उत्पादन किया, उत्पादन से जब मैंने उसको बेचा तो अच्छा खासा मुनाफा हुआ। उसी मुनाफे का यूज करके मैंने 2 मशीनरी और खरीदी, मुझे और मुनाफा हुआ। फिर मैंने 2 मशीन और खरीदी, मुझे और मुनाफा हुआ। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो मुनाफा हो रहा है ना, मेरी पूंजी का निर्माण हो रहा है। और इसी पूंजी के निर्माण को भी हम निवेश कहते हैं, जो पूंजी की स्टॉक में वृद्धि करता है। स्टार्टिंग देखो, एंडिंग देखो, जो अंतर आ रहा है वो वृद्धि ही हमारा इन्वेस्टमेंट है। आपको फॉर्मूले के द्वारा भी मैंने समझाया है। जहाँ पे के क्या है, ये पूंजी का स्टॉक है। ठीक है, यानी स्टॉक ऑफ कैपिटल है। और जो आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये ट्रायंगल हमारा चेंज को दिखाता है। ठीक है, परिवर्तन को दिखाता है। तो इन्वेस्टमेंट हमारा क्या बताता है, पूंजी की स्टॉक में होने वाले परिवर्तन को हम निवेश कहते हैं। ठीक है, अब निवेश के 2 घटक होते हैं, एक होता है हमारा फिक्स इन्वेस्टमेंट और एक होता है हमारा इन्वेंटरी स्टेट इन्वेस्टमेंट। तो हमारा जो स्थिर निवेश है वो क्या होता है, माल सूची निवेश है वो क्या होता है, आइए समझते हैं परिभाषा से और अच्छे से क्लियर करते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है स्थिर निवेश यानी कि फिक्स इन्वेस्टमेंट। इसको भी हम परिभाषा समझने की कोशिश करते हैं। एक लेखा वर्ष, आई होप कि आपको लेखा वर्ष क्लियर हो चुका हो कि लेखा वर्ष क्या है। की अवधि के दौरान उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्तियों की स्टॉक में, कौन सी परिसंपत्तियां, यहाँ फिक्स असेट्स की बात कर रही है। जब वर्ड ही आपको बोल दिया गया है फिक्स इन्वेस्टमेंट, ऑब्वियसली बात है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो किया जा रहा होगा वो हमारी फिक्स असेट्स पे किया जा रहा होगा। तो इसी परिसंपत्तियों की स्टॉक में होने वाली वृद्धि को स्थिर निवेश कहते हैं। जो इन्वेस्टमेंट का मेरा डेफिनेशन है, यानी कि हमारा निवेश का जो परिभाषा है वही परिभाषा मेरी स्थिर निवेश की है। बस फर्क इतना है कि यहाँ पर जो निवेश हम कर रहे हैं ना, स्थिर परिसंपत्तियों पे कर रहे हैं, और जब हमारी फिक्स असेट्स में चेंज आता है, बदलाव आता है, तो उसे हम स्थिर निवेश कहते हैं। जो एग्जांपल मैंने आपको मशीनरी वाला दिया, एक तरीके से वो एग्जांपल आपका स्थिर निवेश का ही है, क्योंकि मैंने मशीनरी का लेके दिया है और मशीनरी हमारी फिक्स असेट स्थिर परिसंपत्तियां हैं, उसकी स्टॉक में वृद्धि हो रही है तो वो आपका स्थिर निवेश है। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हम स्थिर निवेश करते क्यों है, क्या फायदा होता है हमें, एक प्रोड्यूसर को और उस देश को क्या फायदा होता है, आइए जानते हैं। सबसे पहला,
इससे उत्पादकों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है, यानी कि प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है ना एक इन्वेस्टर की या एक प्रोड्यूसर की, वो इंक्रीज हो जाती है। पहले मेरे पास 10 मशीनें थी, मान लिया जाए कि 10 मशीनें कम से कम 100 यूनिट का उत्पादन करती है एक दिन के अंदर, लेकिन अगर 12 मशीनें आ जाए तो ऑब्वियस सी बात है वो 120 करेगी या 110 करेगी, तो पहले से तो ज्यादा कर रही है ना। तो इस वजह से ये प्रोडक्शन कैपेसिटी को क्या करी है, इंक्रीज करती है। ये फर्स्ट बेनिफिट हो गया हमारा फिक्स इन्वेस्टमेंट का। सेकंड क्या होता है, उत्पादकों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होने से अर्थव्यवस्था में उत्पादन का उच्च से उच्च स्तर प्राप्त होता है। अब क्योंकि हम यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, तो समष्टि अर्थशास्त्र में हम केवल एक प्रोड्यूसर की बात नहीं करेंगे, भारत के अंदर जितने भी प्रोड्यूसर हैं, उत्पादक हैं, उन सभी को लेकर चलेंगे, यानी एक से ज्यादा लेकर चलेंगे। तो ऑब्वियसली बात है, जब सभी प्रोड्यूसर की कैपेसिटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, तो जो प्रोडक्शन होगा वो ज्यादा से ज्यादा ही होगा, है ना, और ज्यादा से ज्यादा होगा तो इससे देश को फायदा होता है। ठीक है। थर्ड आपका क्या होता है, इससे आर्थिक समृद्धि की दर अधिक होती है। सिंपल सी बात है, इससे जो हमारी जीडीपी है, भारत की जीडीपी, उसको ग्रोथ मिलती है, एक रफ्तार मिलती है और वो तेजी से ग्रोथ करना शुरू कर जाता है। तो ये हमारे बेनिफिट होते हैं अगर हम फिक्स इन्वेस्टमेंट करें तो। पहला क्या होगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है हमारे प्रोड्यूसर की। सेकंड क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होता है कंट्री के अंदर। थर्ड क्या होता है, जीडीपी हमारी बढ़ती है। ये फायदा होता है हमारे फिक्स इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं माल सूची निवेश। अब हमारा इन्वेंचुरी इन्वेस्टमेंट क्या होता है, परिभाषा से ही समझते हैं, चीजें अच्छे समझ में आती हैं। अब यहाँ पे बोला किसी एक समय पर, पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जा रही है, यहाँ ध्यान देना, पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जा रही है। किसी एक समय पर उत्पादक के पास जो स्टॉक होता है, अब स्टॉक कौन सा, मशीनरी का स्टॉक नहीं, क्योंकि मशीनरी का अगर स्टॉक की बात की जाएगी तो वो फिक्स इन्वेस्टमेंट आएगा। तो स्टॉक होगा हमारे यहाँ तैयार वस्तुएं, यानी कि वो प्रोडक्ट जो रेडी हो चुके हैं, हम जिस चीज का भी प्रोडक्शन कर रहे हैं वो रेडी हो चुके हैं, पहला स्टॉक इस चीज का। दूसरा अर्ध तैयार, मतलब अभी प्रोसेस में है, फुल कंप्लीट नहीं हुआ, अभी प्रोसेस में है। और थर्ड हमारा रॉ मटेरियल, जिसका भी यूज करेंगे हम बनाने के लिए। तो जब एक समय पर ये तीनों चीज उपलब्ध होती है ना, या इनका स्टॉक होता है, तो इन्हीं के स्टॉक को हम कहते हैं इन्वेंचुरी इन्वेस्टमेंट, यानी कि माल सूची निवेश। तो बहुत सिंपल था, बहुत सरल था, और मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को समझ में नहीं आया होगा। एक समय पर जब तीन चीजें हों, सबसे पहला तैयार वस्तुएं, अर्ध तैयार वस्तुएं और कच्चा माल, तो उसे हम क्या कहेंगे, माल सूची निवेश कहेंगे, इन्वेंचुरी इन्वेस्टमेंट कहेंगे। ठीक है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है हमारे देश के अंदर, जीडीपी के अंदर, एक प्रोड्यूसर के नजरिए से। सबसे पहला, कच्चे माल का स्टॉक उत्पादन की प्रक्रिया में माल की निरंतर की पूर्ति सुनिश्चित करता है। ये क्या करता है, हमारे जो रॉ मटेरियल का स्टॉक है वो इंश्योर करता है कि हम कॉन्टिन्यूस सप्लाई कर पाए, यानी कि जो भी हम प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, जिस भी चीज का उत्पादन हम करना चाह रहे हैं, जब मेरे पास कच्चा माल स्टॉक में पड़ा रहेगा तो मुझे बार बार जहां से मैं कच्चा माल लाता हूं मुझे उस पर निर्भर रहना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास स्टॉक है। तो जितना भी डिमांड आएगा उसके अनुसार कच्चे माल का यूज कर मैं प्रोडक्शन कर सकता हूँ इजिली और सप्लाई कर सकता हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये बेनिफिट होता है स्टॉक रखने का। सेकंड क्या होता है, बाजार की अनिश्चितताओं से बचता है। अब बाजार की अनिश्चितताओं का मतलब हो गया, मान लिया जाए कि मुझे एक व्यक्ति ने ऑर्डर दिया कि मुझे 200 यूनिट चाहिए कल के कल। अब मेरे पास जो स्टॉक है वो इतना है कि मैं उसे 250 बना सकता हूँ, तो यहाँ पे मेरा बेनिफिट हुआ ना, मैं 50 एक्स्ट्रा बना सकता हूँ। मेरे पास जो स्टॉक है वो इतना है कि मैं उससे 250 यूनिट प्रोड्यूस कर सकता हूँ, लेकिन मांगा गया मुझसे 200, तो 50 का मेरे पास अभी भी बैकअप है। तो इससे क्या हुआ, इससे मुझे प्रोटेक्ट मिला मार्केट अनसर्टेनिटी से, यानी कि बाजार की अनिश्चितताओं से मुझे बचाव हुआ, मुझे निर्भर नहीं रहना पड़ा। क्योंकि अगर मान लिया जाए मेरे स्टॉक कम होता, मेरे पास केवल इतना कच्चा माल होता कि मैं 150 ही बना पाता, लेकिन ऑर्डर मेरे पास 200 आया। अब मैं जहां से मैं कच्चा माल मंगवाता हूँ, अब उसके पास जाता, वो कहता भाई मेरे पास तो खत्म हो गया, मेरे को जितना था वो मैंने दे दिया, किसी और को दे दिया, तो 50 का मुझे वहां पे लॉस हो रहा है ना। अब जो जिसने मुझसे डिमांड किया था 200 यूनिट का, अगर मैं फुलफिल नहीं करूंगा तो सोचेगा यार यहाँ से जब भी मैं जाता हूँ मांगने के लिए, जितनी डिमांड करता हूँ मुझे मिलता नहीं है, मैं दूसरा ढूंढ लेता हूँ, ये सप्लायर बढ़िया नहीं है, तो उससे मेरे को लॉस होगा। इसीलिए बाजार की अनिश्चितताओं को कम करने के लिए स्टॉक को ज्यादा रखना चाहिए, इससे आप ही को बेनिफिट मिलता है। ठीक है ना, सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, तैयार वस्तुओं का स्टॉक उत्पादकों को बाजार में उनकी उत्पाद की संभावित मांग का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है। जैसे कि मैंने अभी बताया, जितनी भी डिमांड आ जाए मार्केट के अंदर कि मुझे इतनी यूनिट चाहिए, मुझे इतनी यूनिट चाहिए,
तो मैं कैपेबल हूँ उनकी उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए। तो ये बेनिफिट होता है अगर मेरे पास इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट का स्टॉक होता है तो, या फिर मैं इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो, ठीक है ना। तो समझ में आ गया इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या, महत्व क्या है और क्या फायदा होता है एक प्रोड्यूसर को अगर उसके पास स्टॉक बढ़ा रहता है तो। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, हम निवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ते हैं। अभी हमने घटक पढ़े, कंपोनेंट्स पढ़े इन्वेस्टमेंट के, अब इसके टाइप्स पढ़ते हैं, प्रकार पढ़ते हैं। सबसे पहला आपका आता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट यानी कि सकल निवेश। अब ये क्या होता है, एक लेखा वर्ष के दौरान उत्पादक द्वारा परिसंपत्तियों और माल सूची स्टॉक को खरीदने के लिए किया गया कुल व्यय सकल निवेश कहलाता है। किन किन चीजों को, परिसंपत्तियां और माल सूची स्टॉक, यानी कि हमारा जो इन्वेंटरी स्टॉक था जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, एक वो परिसंपत्ति यानी कि हमारी एसेट्स, यानी कि हमारी एसेट्स और हमारी इन्वेंटरी, उन दोनों को खरीदने के लिए जो टोटल एक्सपेंडिचर किया जाता है ना, उसी को हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के अंदर जितना मैंने कंज्यूम किया, खर्च के एक्सपेंडिचर किया, उस एक्सपेंडिचर के अंदर जो मेरा डेप्रिसिएशन होता है वो इंक्लूड होता है। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन कहाँ से आ गया, आएगा क्योंकि यहाँ पे हमने परिसंपत्तियां खरीदी है ना। अगर परिसंपत्तियां खरीदी है तो ऑब्वियसली बात है वो फ्री फंड में डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप चाहो या मत चाहो, क्योंकि आप इसे यूज करोगे, आप इसे यूज करोगे तो डेप्रिसिएशन पे लगेगा ही लगेगा। तो ऑलरेडी हमारा जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है इसके अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है। ध्यान देना, जब भी आप डेप्रिसिएशन लिख रहे हो ना डेफिनेशन, तो एक लेखा वर्ष का इस्तेमाल जरूर करना। हम केवल एक साल के बारे में बात कर रहे चलते हैं, इसी वजह से लेखा वर्ष का यूज किया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड है हमारा टाइप शुद्ध निवेश यानी कि नेट इन्वेस्टमेंट। बेसिकली वही चीज है, बस यहाँ पर मूल्यह्रास को हटा दिया जाता है। कैसे, आइए समझते हैं। शुद्ध निवेश उत्पादक द्वारा किए गए सकल निवेश की मात्रा में क्या है, मूल्यह्रास को घटाने के बाद जो बचता है उससे ही हम शुद्ध निवेश कहते हैं। सकल निवेश क्या था, परिसंपत्तियां और माल सूची यानी कि फिक्स एसेट और इन्वेंटरी पे जो हम कंजप्शन करें, एक्सपेंडिचर करें, टोटल एक्सपेंडिचर, वो मेरा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो गया। अब हमने एसेट्स को खरीदा तो डेप्रिसिएशन अपने आप शामिल हो गया, और जब डेप्रिसिएशन को हम घटा देंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से, तो जो बचेगा हमारा वो मेरा शुद्ध निवेश होगा। जैसे एग्जांपल में देखिए, मैंने आपको फॉर्मूला बताया है शुद्ध निवेश निकालने का, नेट इन्वेस्टमेंट बराबर में ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, इसमें माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, यानी कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में जब डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, और नेट इन्वेस्टमेंट में जब हम डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे तो हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। इतना मैथमेटिक्स तो बहुत अच्छे से समझते होंगे आप। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे स्टॉक है। स्टॉक क्या है, इस चीज को बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि स्टॉक की चीजों का इस्तेमाल हमने बहुत किया है। अभी एक्चुअल में होता क्या है, तो वे मात्राएं जिन्हें समय के एक निश्चित बिंदु पर मापा जाता है। ध्यान देना, परिभाषा, डेफिनेशन, अब जब भी एग्जाम में लिख रहे होते हो तो ये कुछ शब्द होते हैं जो फिक्स होते हैं, ये आपके उस डेफिनेशन में आएंगे ही आएंगे। अगर नहीं लिखा आपने तो फिर डेफिनेशन आपकी गलत हो जाएगी, तो इसका लिखना अनिवार्य हो जाता है। तो वे मात्राएं जिन्हें समय के एक निश्चित बिंदु पर कैलकुलेट किया जाता है, मापा जाता है, यानी कि सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि जो भी टाइम हम ले रहे हैं वो एक निश्चित टाइम है, और उस टाइम पर जो हमारे पास अवेलेबल होता है उसी को हम स्टॉक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी विशेष दिन आपके बैंक खाते में जमा पैसे, अब कोई भी विशेष दिन आप सेलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आज के सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आज मेरे खाते में अगर मान लीजिए 1 लाख सबमिटेड, डिपॉजिटेड है, तो जो 1 लाख हुआ ना वो मेरे अकाउंट के अंदर स्टॉक हुआ। अब एक निश्चित समय पे हो गया ना, सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पर मैंने देखा और ये मुझे ये पता चला कि मेरे अकाउंट के अंदर 1 लाख डिपॉजिटेड है, तो वो मेरा स्टॉक हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा प्रवाह यानी कि फ्लो। यहाँ दो कंसेप्ट हमारे सामने आते हैं, स्टॉक और प्रवाह वाला, तो हम वही कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। स्टॉक क्लियर हो गया, प्रवाह समझते हैं। वह मात्राएं जिन्हें हम समय के एक अवधि के आधार पर, स्टॉक क्या होता है, सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय बिंदु पर, और ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, यानी समय के एक अवधि पर। यहाँ फिक्स नहीं है, एक पीरियड ऑफ टाइम है, और जब पीरियड ऑफ टाइम पर मापा जाता है तो उसे हम प्रवाह कहते हैं, फ्लो कहते हैं। जैसे कि प्रति माह आय, यानी कि हर महीने की मेरी इनकम कितनी है, प्रति वर्ष किए जाने वाले निवेश, मैं हर वर्ष कितना निवेश करता हूँ। अब ऐसा तो है नहीं कि मेरा हर वर्ष जो निवेश रहेगा एक जैसा रहेगा। इस साल मैंने 10,000 कर दिया, अगले साल 20,000,
तीसरे साल उससे भी कम कर सकता हूँ, 15 साल कर सकता हूँ। तो मेरे क्या है, यहाँ पर चेंज आ रहा है ना, ये कम ज्यादा हो रहा है, फिक्स नहीं है। तो इसी वजह से हमारे क्या एक फ्लो है, और इसे हम पीरियड ऑफ टाइम पर कैलकुलेट करते हैं, सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पर नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम इसके डिफरेंस के बारे में पढ़ते हैं। जब हम डिफरेंस पढ़ेंगे ना, तो हम स्टॉक और फ्लो और भी अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। आइए समझते हैं। स्टॉक, सबसे पहले हमें समझ लिया क्या कि ये समय के एक निश्चित बिंदु पर मापा जाता है। क्या? एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पर कैलकुलेट किया जाता है, तो ये हमारा स्टॉक हो गया। सेकंड क्या है, स्टॉक समय के एक निश्चित बिंदु से संबंधित है। चीजें वही आ गई। सबसे पहले हमें समझ लिया कि एक निश्चित बिंदु पर मापा जाता है। दूसरा, इसका जो रिलेशन है वो किससे है, एक निश्चित बिंदु पर है, यानी कि जो ट्रेड होगा वो सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पर होगा। फिर आगे है थर्ड पॉइंट इसका, स्टॉक का कोई समय काल नहीं होता, यानी कि कोई टाइम नहीं होता। जैसे कि हमने कह दिया पर महीने हो गया, पर ईयर हो गया, पर मंथ हो गया, पर डे हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर आपका स्टॉक की गणना समय एक बिंदु पर की जाती है। समय का एक बिंदु होता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है, हमेशा उसी पॉइंट ऑफ टाइम के बेस पर स्टॉक का कैलकुलेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर पीरियड ऑफ टाइम पे किया जा रहा है तो वो आपका फ्लो हो जाएगा, सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे किया जा रहा है तो स्टॉक होगा। जैसे कि आपकी प्रॉपर्टी, आपकी वेल्थ कितनी है, ये फिक्स है और एक समय पर है। मुद्रा की पूर्ति, बैंक में आपकी डिपॉजिट, अब उसे विड्रॉ कर लेते हो, जितना आपके अकाउंट में जमा है ना, जैसे मैंने आपको बताया भी एग्जांपल देखिए कि मेरे अकाउंट में अगर 1 लाख जमा है आज के दिन, तो मेरा स्टॉक है। उस 1 लाख में से अगर मैं 10,000 निकाल लेता हूँ तो मेरा फ्लो है। या फिर उस 1 लाख में पड़े मैं 10,000 और डिपॉजिट कर देता हूँ, जो 10,000 हुआ ना, ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा फ्लो हुआ। जितना मैं निकाल रहा हूँ, जितना मैं डाल रहा हूँ, वो मेरा फ्लो है, और जो मेरे अकाउंट में 1 लाख है वो मेरा स्टॉक है। ठीक है, अब हम प्रवाह के बारे में भी समझते हैं इसी तरीके से। प्रवाह क्या है, एक विशिष्ट समय अवधि पे मापी जाने वाली मात्रा है। दूसरा, प्रवाह का एक समय काल होता है। स्टॉक का समय काल नहीं था, हमने पढ़ा था ना यहाँ पर, इसका कोई समय काल नहीं है, लेकिन प्रवाह का समय काल होता है। जैसे कि प्रति घंटा, प्रति माह, प्रति वर्ष। यहाँ पे प्रति का इस्तेमाल बहुत हो रहा है, इस तरीके से प्रवाह, बहुत सिंपल तरीका समझने का। प्रवाह स्टॉक को प्रभावित करता है। अब प्रवाह स्टॉक को प्रभावित करता है, स्टॉक भी प्रवाह को प्रभावित करता है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कैसे? मेरे अकाउंट के अंदर 1 लाख थे, 10,000 निकाल लिया, तो 10,000 जो निकला मेरा प्रवाह है। अब मेरा स्टॉक कितना हुआ, 90,000। 90,000 स्टॉक 1 लाख से कम हो गया ना, तो स्टॉक मेरा प्रभावित हुआ ना, ऑब्वियस सी बात है, हुआ। इसी प्रकार 10,000 मैं डिपॉजिट करता हूँ तो मेरा बढ़ गया, तो स्टॉक मेरा बढ़ गया। अब स्टॉक बढ़ने से क्या हुआ, स्टॉक बढ़ने से ये हुआ कि जो प्रवाह है उसने स्टॉक को प्रभावित किया, और स्टॉक प्रवाह की वजह से प्रभावित हुआ, जो पहले कम था वो ज्यादा हो गया। ठीक है, अब एग्जांपल समझते हैं फ्लो का। जैसे कि आय होगी, अब इनकम हमारी फिक्स नहीं होती, कभी ज्यादा कभी कम, कभी छुट्टी कर लेते हैं, छुट्टी की वजह से भी कट जाता है, तो ये फ्लो होता है हमारा। मुद्रा कब है, हमारे पास पैसे आ गए, उसे मैंने खर्च कर दिया, मेरा फ्लो कहलाएगा। दिल्ली से मुंबई की दूरी, अब दिल्ली से मुंबई की जो दूरी है, ये मेरा क्या है, ये फ्लो टर्म है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सो इतना था स्टूडेंट्स, ये जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, ये आपका फ्लो वाला कंसेप्ट, लास्ट कंसेप्ट था, ये हमारा पार्ट सेकंड था। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्टूडेंट्स को इतनी चीजें जो मैंने अभी आपको बताई है ना, अच्छे से क्लियर हो गई है। हमारा ना एक माइंड सेटअप होता है कि एक इंसान ना 45 मिनट तक बहुत अच्छे से पढ़ सकता है, उसके ऊपर अगर पढ़ने की कोशिश करेगा ना, थोड़ी बोरियत आने लग जाएगी, या इंटरेस्ट नहीं आएगा, या समझ नहीं आएगा, क्योंकि हमारा माइंड कुछ होता ही ऐसा है। तो मैं आपको उसी अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको बोरियत भी ना आए, चीजें इंटरेस्टिंग भी लगे, और हर एक चीज अच्छे से क्लियर भी हो। ठीक है, तो मैं मुझे यही उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा समझाई गई सारी चीजें आपको अच्छे समझ में आ गई हो। जिन बच्चे को समझ में नहीं है वो कमेंट कर सकते हैं, और जो बच्चे नए आए हैं, मैं चाहूंगा सबसे पहले वो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें, ताकि उनके पास सबसे पहले इस बात की इन्फॉर्मेशन पहुंचे कि नई वीडियो अपलोड हो चुकी है, अब वो जाके स्टार्ट कर सकते हैं पढ़ना। ठीक है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और उनको भी शेयर कीजिए जो बच्चे पढ़ने में इंटरेस्टेड है या पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, थैंक्स सो मच स्टूडेंट्स।